हेलो दोस्तों, मैं सोनू आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का जो गति चैप्टर है उसका अगला सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, अर्थात एक्सेलरेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। त्वरण का संबंध है वेग से। तो जब वेग जिस प्रकार बदलेगा, वेग में हम लोग पढ़े होंगे धनात्मक वेग, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो उसी प्रकार त्वरण भी होगा। तो सबसे पहले समझेंगे त्वरण है क्या। आप बाइक तो जरूर चलाए होंगे या नहीं चलाए होंगे तो बाइक के फंक्शंस के बारे में जरूर सुने होंगे। बाइक में एक फंक्शन होता है एक्सेलरेटर। कहते हैं कि भाई अगर तेज चलाना हो तो एक्सेलरेटर ज्यादा दो, टॉप गियर पर डालकर और एक्सेलरेटर को दो तो बाइक तेजी से दौड़ेगी, तेजी से चलेगी। तो आखिर वो क्या है एक्सेलरेटर, उसको क्या है, उसको एक्सेलरेट करने पर कैसे वो तेज गति पकड़ती है। तो वो एक्सेलरेटर ही, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर बना है, त्वरित कर दिया बाइक को। क्या कर दिया? त्वरित कर दिया। इसलिए बाइक जो है वो वेग पकड़ लेगी, यानी गति में आ गई। जब हमें धीमा करना होता है तो आप जानते होंगे क्या करते होंगे कि सबसे पहले तो एक्सेलरेटर को छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। वही चीज यहां है। परिभाषा क्या है? परिभाषा है समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग के परिवर्तन, वेग परिवर्तित हुआ। अब जो वेग का परिवर्तन होगा उसका दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। अर्थात त्वरण के लिए हमें क्या चाहिए? वेग का परिवर्तन चाहिए और समय चाहिए। अब वेग का परिवर्तन कैसे चाहिए? तो आप जानते हो कि किसी क्षण दो जगह अगर वेग है, मान लो ये और स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। यहां आपका कोई 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से कोई वस्तु चल रही है और बी पर जाने पर यह 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेग इस एंडिंग पॉइंट में है। तो परिवर्तन क्या हुआ समझना। परिवर्तन हुआ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। आप देख लो कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। परिवर्तन क्या हुआ? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो यहां से यदि ए से बी तक जाने में इसे यदि 4 सेकेंड लगा हो, समय तो लगेगा, कहीं जब एक जगह से दूसरे जगह जब जाएंगे तो समय लगता है। तो मान लेते हैं ए से बी तक जाने में इसे 4 सेकेंड लगा। एक बिंदु पर इस वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड था और बी स्थान पर इसका वेग कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ए से बी तक के लिए त्वरण कितना उत्पन्न होगा? तो हम देखेंगे, कहता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग 25, प्रारंभिक वेग कितना? 5 बटा कितना? समय सेकेंड में है 4, घटाइए 20 आया तो कितना आ गया? 5। ठीक है। अब देखिए ये दोनों 25 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों घटाने पर भी आया होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब 4 क्या है आपका? सेकेंड में, तो काटिए तो 5 मीटर, ये सेकेंड तो नीचे था, पर सेकेंड मतलब नीचे है, तो सेकेंड कितना हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? त्वरण हो गया। कैसे? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। तो यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग को हम u रखें, u माने, अब हमेशा कोई मान तो नहीं दे सकते हैं ना। व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें कोई चर राशि को लेना होता है। तो प्रारंभिक वेग को हम हमेशा क्या करेंगे? u से संकेत करेंगे, है ना। और
t समय में उसका वेग कितना हो जाता है v, यानी अंतिम वेग कितना हो गया v हो जाता है। तब a अर्थात एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर v माइनस u बटा t। सूत्र हो गया, अंतिम वेग को हमने v माना, प्रारंभिक वेग को हमने u माना, समय को t माना, तो हो गया a इक्वल टू v माइनस u बाई टी। क्लियर? चूंकि यह वेग से संबंधित है इसलिए यह सदिश राशि है, क्योंकि वेग भी सदिश राशि है तो यह भी क्या हुआ, सदिश राशि हुआ। और एसआई मात्रक तो मैं अभी बता चुका हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मजेदार चीज यह है कि त्वरण से संबंधित है, वेग से संबंधित है त्वरण, तो कहता है त्वरण धनात्मक होगा। अब वेग धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, और क्या होता है, शून्य भी होता है। तो त्वरण धनात्मक होगा जब वेग बढ़ेगा। यहां आप देखिए, यहां 5 मीटर पर सेकेंड था, यहां कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। वेग बढ़ा ना, बढ़ा तो त्वरण क्या हुआ, देखिए धनात्मक में आया है। कहता है जब वेग घटेगा तब त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इसको ऐसे मानिए, यहां पर आप कर दीजिए 35। संभव है आप 35 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहे हो और अचानक ब्रेकर आ गया या कहीं भीड़ भाड़ आ गया तो आपको एक्सेलरेट कम करना पड़ा, यानी अपने वेग को क्या करना होगा, घटाना पड़ा। तो घटाने पर मान लीजिए आपका इतना आया, सेकेंड लगा आपका 2 सेकेंड। अब क्या होगा देख लीजिए, सूत्र तो यही रहेगा, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना 25 माइनस प्रारंभिक वेग कितना तो 35, समय कितना लगा तो 2, कितना आया -10/2, यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ऋणात्मक। अर्थात ये क्या हुआ, 35 से था वेग को घटाना पड़ा, 25 में लाना पड़ा। जैसे ही वेग घटा त्वरण क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अच्छा, त्वरण शून्य भी होगा कब, जब वेग शून्य हो जाएगा। वेग शून्य कब होता है, जब वह समान वेग से गतिशील हो। अगर यहां भी 25 है और यहां भी 25 है, तो जब घटाओगे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग तो 25 में 25 जगह कितना होगा, शून्य हो जाएगा। तो समान वेग से जब कोई वस्तु चल रही है तो वहां त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सूत्र से ही पता चल जाता है, उसको रटने की क्या जरूरत है कि भाई अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करना है, दोनों जगह वेग समान है, तो समान वेग है तो वेग का अंतर तो शून्य आया। अब शून्य को किसी भी समय से भाग दोगे तो शून्य आएगा, अर्थात त्वरण भी क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कि त्वरण धनात्मक होगा कब, जब वेग बढ़ेगा, और त्वरण ऋणात्मक होगा जब वेग घटेगा। ठीक है, और जब समान वेग से होगा तो क्या होगा, त्वरण बिल्कुल सही शून्य होगा। तो जो धनात्मक त्वरण है उसे हम सिर्फ त्वरण कहेंगे, लेकिन जो ऋणात्मक त्वरण आएगा उसे हम मंदन कहेंगे। ठीक है, अब क्यों मंदन कहेंगे तो क्या होगा, अब यहां देखो ये क्या है, ये मंदन है। तो अगर हमको ऐसे लिखना हो कि त्वरण बराबर, तो लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन लिखना हो मंदन बराबर, तो हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मंदन का मतलब ही होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन का मतलब ही होता है क्या, ऋणात्मक त्वरण। तो जब यही ऋणात्मक त्वरण को सूचित कर रहा है तो फिर यहां ऋणात्मक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब त्वरण लिखेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होगा। दोनों का संकेत यही होगा, बस इतना ध्यान देना। अगर प्लस में आया तो त्वरण है, माइनस में आया तो ऋणात्मक त्वरण है, जिसे हम मंदन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वेग जैसे एक समान वेग होता है और असमान वेग होता है, वैसे ही त्वरण भी एक समान होता है और असमान होता है। तो त्वरण भी 2 प्रकार के हो गए, एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता यदि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर नियत हो, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या हो, नियत हो। एक उदाहरण से समझिए,
यहां वेग देता हूं, यहां देता हूं समय। 5 से शुरू करता हूं, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है। यहां ध्यान दीजिए, हर सेकंड का जरा निकालिए जल्दी से। यहां से यहां जाने में तो 1 सेकंड लगा और अंतिम वेग ये हो जाएगा इतने के लिए। अब प्रारंभिक वेग तो 10 में 5 गया कितना, 5, तो आया कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां निकालिए तो दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा। और अब इसके लिए अंतिम वेग ये हुआ, प्रारंभिक वेग ये हुआ, तो 15 में 10 गया तो कितना हुआ, 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखिए तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा। अब 20 और 15 में कितना गया, 5। तो हर जगह हम क्या देख रहे हैं, वेग आपका समान समय में समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। हर जगह 5-5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हर जगह देखिए त्वरण कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो हम यहां कहेंगे कि यहां जो वेग, ये जो त्वरण है वो क्या है, एक समान त्वरण है। और जब इसका हम ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ग्राफ क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा। जैसे इसको देखिए, अगर ये वेग है इधर और ये समय है, और कोई यदि शून्य से चलना प्रारंभ करता है यानी विरामावस्था से, तो इसका जो त्वरण होगा कुछ इस प्रकार होगा, सीधी रेखा प्राप्त होगी। किसके लिए, एक समान त्वरण के लिए। यानी यदि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर नियत हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड का त्वरण। आप किसी पिंड को फेंकिए ऊपर, और ऊपर से जब वह गिरने लगे स्वतंत्र रूप से, हवा भी उसके लिए शून्य हो जाए निर्वात में, तो वहां क्या होगा, वह एक समान त्वरण से वह नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है। दूसरा है असमान त्वरण। तो इतना का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम असमान त्वरण के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अब है असमान त्वरण। ये क्या है, तो समान त्वरण का उल्टा। समान त्वरण में क्या था कि यदि समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर नियत हो तो वो क्या होगा, समान त्वरण होगा। यहां उसका उल्टा बोलिए कि यदि समय के साथ वेग की परिवर्तन की दर नियत नहीं हो गया, ये क्या कहलाएगा, असमान त्वरण कहलाएगा। उदाहरण से देखिए, यहां फिर मैंने एक बॉक्स में वेग और समय को दिखाया हूं। ये प्रति 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और पहले सेकंड में इसका वेग है कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे में 8, तीसरे में 10, चौथे में 16। यदि हर जगह हम निकालेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, इस 2 जगह पर, तो 8 में 5 जगह कितना होगा, 3। अर्थात इसके लिए यहां त्वरण कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा, 10 में 8 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहां कितना, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि समय सबका अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, और यहां पर 6 आ रहा है। समय के साथ वेग की परिवर्तन की दर नियत नहीं है। घटाइए ना, यहां कितना आया, यहां आया लगभग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां आया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं त्वरण की बात कर रहा हूं। यहां आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि घटा के जब भाग दोगे 1 से तो उतना ही आएगा। तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया, असमान त्वरण का उदाहरण हो गया। असमान त्वरण कैसे होगा, सड़क पर चलते हुए कोई भी मोटरसाइकिल, कोई वाहन की जो वेग होगा, वेग के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, असमान त्वरण होगा। क्योंकि वेग में परिवर्तन नियत नहीं रहेगा, कभी तेज गति से चलेगी, कभी कम गति से चलेगी, तो उस तरह से त्वरण भी क्या होगा, तेज और कम होगा। ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ 3 ग्राफ बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक समान त्वरण का, दूसरा एक समान मंदन का, फिर तीसरा हो गया असमान त्वरण का। इसमें आप देखें, शून्य से शुरू किया, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हुई है, तो यह एक क्या है, एक समान त्वरण है। यहां भी देखिए सीधी सरल रेखा है, लेकिन वेग घटा, यहां से वेग घट गया और शून्य हो गया,
तो हमने क्या कहा था कि वेग जब घटेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे हम मंदन कहते हैं। और यहां देखिए ये सीधी रेखा नहीं है, इसका अर्थ है कि यह असमान त्वरण है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है ना। ये और आगे हम ले जाएं अगर, और इस तरह से अगर हो जाए तो हम ये क्या कहेंगे कि यहां पर बढ़ा और फिर इधर जो है सो थोड़ा सा घटा। तो घटते बढ़ते जब रहे तो वह क्या हो जाएगा, असमान त्वरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका त्वरण और त्वरण के प्रकार, समान त्वरण और एक समान त्वरण। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।